वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ आपकी उलझनों को सुलझाते हैं। हमारे पहले कॉलर है विकास श्रीवास्तव, उन्होंने फोन किया उड़ीसा से। विकास जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मैं विकास श्रीवास्तव बोल रहा हूँ उड़ीसा से। जी जी, मेरा सवाल ये है ना कि मेरा एक लैंड है यहाँ उड़ीसा में जो अराउंड 22 एकर्स का बड़ा प्लॉट है जी। उस पे हमने जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ डिसाइड किया, तो जब हमने डिगिंग करना स्टार्ट किया तो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स निकल रहे हैं। तो फिर हमने जो लोकल जो तहसील ऑफिस है वहाँ तहसील ऑफिस में बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट की हो जाएगी एंड गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट रेट पे कर देगी। तो मुझे जानना था कि मेरा ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, और अगर कुछ रिजर्व है तो क्या मैं उस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूँ फ्यूचर में, और एल्स क्या मुझे माइनिंग लाइसेंस वगैरह मिल सकता है कि मैं इसका माइनिंग करूँ। जी विकास जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जरूर उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? ऐसा है कि चाहे सोना निकले या मिनरल निकले, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। और ऐसा ये नेसेसरी नहीं है कि मिनरल्स के लिए गवर्नमेंट आपका एक्विजिशन कर ले। वो मिनरल्स का आपको लेबोरेटरी से पृथक्करण करना चाहिए। पृथक्करण करने के बाद आप देखिए कि उसका कोई लाइसेंस हो के आप उसको कमर्शियल टर्म्स पे यूज कर सकते हैं क्या। अगर थोड़ा बहुत है और उतना मतलब पोटेंशियल अगर नहीं है, क्योंकि आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, पर पोटेंशियल अगर नहीं है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर आपको डेवलपमेंट अथॉरिटीज की अप्रूवल्स लेनी चाहिए, और ये भी साइंटिफिक रिपोर्ट होना चाहिए कि ये मिनरल्स की माइनिंग की तरह इसका यूज नहीं हो सकता, इतनी पोटेंशियल नहीं है। ये रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट लेनी चाहिए अगर आपको ये डेवलप करना है। तो नहीं करना है और मिनरल्स की सच्ची पोटेंशियल है तो आप लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, आपका प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं। बाकायदा ये मिनरल्स गवर्नमेंट के एक्विजिशन के लिस्ट में ना हो। जैसे कि आपका अगर सोना मिले, कोई चांदी मिले, जुने जवाहरात मिले, तो वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड कॉइन्स है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली जो मिनरल्स की लिस्ट है उसमें आपको जाके देखना चाहिए, एक्सपर्ट रिपोर्ट लेना चाहिए। मगर कई दफा लैंड में क्षार होते हैं, पर एक क्षार ऐसे नहीं होते कि जो माइनिंग के लिए काफी रिक्वायर्ड हो। चलिए, लेकिन चूंकि आपकी जमीन उड़ीसा में है और वहां पर काफी सारे माइंस हैं, वहां की काफी सारा मिनरल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो फिर भी जैसा यहां पर उदय जी ने आपको सलाह दी कि एक बार आप फिजिकल रिपोर्ट उसकी जरूर लें कि क्या वास्तव में वहां पर अंदर बहुत बड़ा स्टोर है वहां पर मिनरल्स का, तो ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में अगर निकल रहे हैं तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन्हें जियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट लेना, हाँ, या आपको एक जियोलॉजिस्ट का प्रॉपर रिपोर्ट लेना होगा, लेबोरेटरी टेस्ट कराना होगा, और उसके बाद आप कोई फैसला इस पर करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से मुरारी लाल जी। मुरारी लाल, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे बड़े दादाजी के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड है थी, वो फिर बाद में उनके देहांत के बाद दादाजी के नाम पे हुई, बाद में फिर हमारे पिताजी भाइयों के नाम पे हुई, बाद में फिर हमारे नाम पे हुई। हम सब ने मिलके उसे 2 साल पहले बेच दिया है। अब मैं लैंडलेस हूँ, तो मैं उस बिना के ऊपर मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूँ क्या? जी हाँ, तो जरूर यहाँ पर आपकी उलझन को दूर करते हैं उदय जी। कैसे मुरारी लाल जी, आप एग्रीकल्चरिस्ट करके रजिस्टर्ड है मुरारी लाल जी? हाँ, मैं एग्रीकल्चर, मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी के बाद मेरे दादाजी के नहीं, वो आप है क्या रजिस्टर्ड? हाँ, मैं था, मेरा नाम था ना, मैंने भी सही करके बेचा है ना वो लैंड। बेचने से आप रजिस्टर्ड नहीं होते। आप हेरिडिटरी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें कोई सवाल नहीं। मगर आपको भी एग्रीकल्चरिस्ट करके रजिस्टर करना चाहिए, और आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट के पास, और फिर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ सर। उदय जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ सर, मैं आपका हमेशा कार्यक्रम देखते रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर उदय जी, हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद। और अक्सर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं उनकी उलझनों के बारे में, और उदय जी लगातार यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरु पर आते हैं और आपकी उलझनों को दूर करते हैं। और आज फिर हम उसी सिलसिले को चला रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अपने अगले कॉलर को लेते हैं, जो कि गुड़गांव से है, दीपक शारदा। दीपक, सवाल पूछिए। जी सर, एक्चुअली आई हैव परचेज अ प्रॉपर्टी इन भिवाड़ी लोकेशन। तो वो मैंने अभी इनिशियल अमाउंट हमने पे कर दिया है 1,10,000 का जी। बट वी हैव नॉट साइन द एग्रीमेंट।
सो वन थिंग इज दैट कि हमें जो इनिशियली कमिटमेंट हुए थे कि हम आपको सेल्स एजेंट के थ्रू डिस्काउंट भी हमें देंगे, बट नाउ दे आर नॉट गिविंग द डिस्काउंट। मतलब वो फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं, हमें वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रेस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो वो एक उस केस में जब हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो विल गेट द मनी बैक। उदय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? शारदा जी, आपने जो पैसे दिए, एडवांस दिए, उसकी रिसीट है आपके पास वो प्रॉपर्टी की? जी रिसिप्ट है हमारे पास। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंज्यूमर फोरम, जो ग्राहक मंच आपके यहाँ है पंजाब में, वहां जाइए, वहां तकरार गुजारिश करिए। कंज्यूमर फोरम के सामने आपको जल्दी न्याय मिल सकता है। या तो आपका एग्रीमेंट उन्हें पूरे पैसे लेकर रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेवलपर या सेलर अगर एग्रीमेंट बेचता है और एग्रीमेंट नहीं करता तो कानूनन ये गैर कानूनी है, सेवा में त्रुटि भी है। तो आप ग्राहक मंच पे जाइए, नहीं तो आपको रिफंड सूद के साथ और साथ मिल सकता है, और ये आपके लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है। वैसे आप सिविल कोर्ट में भी सिविल डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। चलिए, तो शारदा जी आपके लिए आसान सलाह यही होगी कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके इस मामले को दाखिल करें, जहां आपको जल्दी न्याय और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको जल्द से जल्द हो पाएगी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम आपके कानूनी उलझनों को सुलझा रहे हैं, और इसके लिए हमारे साथ बने हुए लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। तो आइए एक बार फिर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो है ब्रजेश साहू साहब, जबलपुर से फोन किया है। साहू साहब पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि क्या रजिस्टर्ड विल को प्रोवाइड कराना जरूरी है, और यदि है तो टाइम पीरियड और प्रोवाइड करने की क्या प्रक्रिया है? जी उदय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोग ऐसे सोचते कि रजिस्टर्ड विल हो गया तो हो गया। कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। रजिस्टर्ड विल आप अगर करेंगे और उसके बाद लोग आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो उसकी प्रोवेट जनरली करते नहीं लोग, मगर कानूनन प्रोवेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कानूनन आप कोर्ट के सामने जाके आपका विल प्रूव नहीं करते, जिसे प्रोवेट प्रोसेस कहते हैं, वो प्रोसेस आप नहीं करते तो वो विल रिकॉग्नाइज नहीं होता है, लागू नहीं होता है, विधि के अनुसार लागू नहीं होता है। तो आपके ये जरूरी है कि, और ये प्रोवेट जनरली शहरों में प्रोटो नोटरीज ही करते हैं, आपको कोर्ट में जजेस के सामने जाने की नहीं जरूरत पड़ती। मगर किसी ने उसको चैलेंज किया तो उसका दावा बन जाता है, सूट बन जाता है बिल्कुल, और फिर आपको उसे कंटेस्ट करना पड़ता है, दावे को लड़ना पड़ता है, और दावे के लड़ने के बाद ही उसका निर्णय आता है, तब उस विल के ऊपर अमल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर सलाह यही कि आप भी जाए, जल्दी से अपने विल को प्रोवाइड कराएं, ताकि किसी प्रकार का कोई दावा अगर कर देता है, उसको चैलेंज कर देता है, तो आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। और अब हम लेंगे एक ईमेल जो आया है दिल्ली से, आनंद कुमार ने भेजा है, और ये सवाल पूछते हैं कि इनके साले साहब की दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है और उनके पास उसकी पावर ऑफ अटर्नी है। उन्हें वो जमीन मेरी पत्नी को गिफ्ट करनी है, यानी इनकी पत्नी को देनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं और कौन से दस्तावेज इसमें जरूरी होंगे? साथ ही गिफ्ट डीड के लिए क्या स्टाम्प ड्यूटी देना जरूरी होगा? इनके सवाल में काफी जो हमें इंफॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दी इन्होंने। पहले तो सवाल ये उठता है कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, म्यूटिनी कार्ड पे, प्रॉपर्टी कार्ड पे, प्रॉपर्टी किसके नाम पे? केवल पावर ऑफ अटर्नी को वो प्रॉपर्टी बेचने की हक दिया गया है या नहीं दिया गया, ये पावर ऑफ अटर्नी भी देखनी पड़ेगी। और वो पावर ऑफ अटर्नी जब भी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको जिसके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी, उसकी एनओसी, उसका कंसेंट भी तो लेना पड़ेगा। तो पावर ऑफ अटर्नी है आपके पास तो आप किसी के बिहाफ एक्ट करते हैं, आप ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। आप कोई विधि सलाहकार का, वकील का सलाह ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट उसको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि मुझे सरदर्द हो रहा है, एनासिन दे दो, और पता चले आपको ब्रेन हेमरेज है, तो सिटी स्कैन आपको जरूर करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर सिटी स्कैन आपको जरूर करना होगा और आपको सारे लक्षण भी बताने होंगे। तो एक बार आप किसी योग्य वकील से आप सलाह कर लें, या फिर अगर आप हमसे भी पूछना चाहते हैं तो कुछ और डिटेल्स के साथ हमें दोबारा ईमेल करें, ताकि हम आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाए। बहरहाल, एक और ईमेल हमारे पास आया है पुणे से, शैलेश पारेख साहब ने भेजा है, और ये पूछना चाहते हैं कि
ये पुणे में रीसेल में एक फ्लैट ले रहे हैं और बिल्डर को इन्होंने 2 लाख रुपए बिल्डर इनसे मांग रहा है एनओसी के लिए। तो क्या इस तरह से बिल्डर का एनओसी के लिए 2 लाख रुपए मांगना जायज है? बिल्कुल गैर कानूनी है। आप पुणे में ग्राहक मंच बहुत ही सक्षम है। आप ग्राहक मंच यानी ग्राहक कोर्ट के सामने, कंज्यूमर कोर्ट के सामने आपकी तकरार गुजारिश करें। इसे अनुचित व्यापारी प्रथा हम कहेंगे, जिसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 21R के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की करते हैं। आपको एनओसी तो मिलेगी, साथ में मुआवजा भी मिलेगा और जो भी आपको मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, मानसिक त्रास हुआ है, उसके लिए भी मुआवजा मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि बिल्डर आपसे एनओसी के लिए पैसे नहीं मांग सकता और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं बाकायदा। और न सिर्फ आपको एनओसी मिलेगी, आपको जो तकलीफ हुई है मानसिक तौर पर, जो हैरासमेंट आपका हुआ है, उसके लिए मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन इसी सवाल के साथ अब हम कानूनी सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ पर खत्म करते हैं। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और साथ ही प्रॉपर्टी गुरु का आज का एपिसोड भी यहीं खत्म होगा, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही आपके लीगल सवालों के जवाब भी। तो आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।